हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में फिजिक्स को और केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही विस्तृत रूप में, एक ही शॉट में जिस तरह से रिवीजन किए हैं, उसी तरह से फिर ये सेशन आपके लिए उसी प्रकार से बायोलॉजी का सेशन होने वाला है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए फटाफट सेशन में जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास लिंक को शेयर कीजिए और सभी बच्चे एक साथ सेशन में जुड़ जाएं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस सेशन में हम लोग एक ही शॉट में पूरे बायोलॉजी के रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चा अभी तक सेशन फिजिक्स वाला या केमिस्ट्री वाला नहीं देख पाया है, वो इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही कम समय में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है। इसीलिए जो बच्चा अभी तक फिजिक्स या केमिस्ट्री को नहीं देख पाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको देखने के बाद ज़रूर से ज़रूर देखें। बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे देखिए, आज के सेशन का सबसे पहला ही क्वेश्चन है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। क्या क्वेश्चन है? क्या है? जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है ना। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, ये आपसे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है, तो लिखेंगे सर, जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति तथा शरीर की वृद्धि और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण किया जाता है। इसीलिए जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। इसीलिए जीवों की पोषण की आवश्यकता होती है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बिना विलंब किए, बिना किसी देरी के। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश संश्लेषण क्या है। बच्चों, आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, इसीलिए इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। एक बार में ही याद हो जाना चाहिए, इतना सरल है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण करके कार्बनिक अणु यानी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर सरल भाषा में बोलें तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से खनिज लवण प्राप्त कर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस रूप में बनाते हैं। तो याद रखना है बच्चों, किस रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं सर। अब तो कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो देखिए, आपका अगर समीकरण कहे कि बता दीजिए बच्चों समीकरण क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का, तो एकदम से याद हो जाना चाहिए। कैसे लिखेंगे कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, सूर्य के प्रकाश और पेड़ पौधों के पत्तियों में क्या होता है सर? तो क्लोरोफिल होता है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? वायुमंडल से। और जल जमीन से लेता है। और उसके फलस्वरूप ये ग्लूकोज का निर्माण करता है C6H12O6, और फिर ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ता है और जल का निर्माण करता है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये आपका रिएक्शन समझ में आया होगा, है ना। यानी कि रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे? रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे? तो 6CO2 + 12H2O सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल मिलकर बनाता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छा सेशन लग रहा होगा, मज़ा आ रहा है। अगर सेशन में तो बिल्कुल लाइक बटन को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, जो अगला
महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सर? तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है। ये 2 नंबर में पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और ये 3 ऑप्शन देके और चौथा में लिखेगा इनमें सभी, और टिक करना रहेगा इनमें सभी। तो देखिए, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे और कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो आपको क्या लिखना है? 1 नंबर में पर्णहरित या क्लोरोफिल उपस्थित होना चाहिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होना चाहिए, तीसरा जल उपस्थित होना चाहिए, और चौथा सूर्य की प्रकाश उपस्थित होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों अगर उपस्थित है तो अभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगी, अन्यथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दंत अस्थि क्षय क्या है दोस्त? दंत अस्थि क्षय किसे कहते हैं, है ना? तो देखिए, दंत अस्थि क्षय किसको कहते हैं? जब हम कोई भी मीठी चीज़ जैसे चॉकलेट खा लेते हैं, कोई मिठाई खाते हैं या आइसक्रीम खा लेते हैं तो हमारी दांतों में चिपक जाता है ना? अच्छी तरह से जब हम साफ़ नहीं करते हैं तो हमारी दांतों में चिपक जाता है, और उसमें जो शक्कर होता है, शक्कर यानी कि चीनी, उसमें बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया करके अम्ल बना देता है। क्या बनाता है? अम्ल बना देता है, जिससे दांत की बाहरी परत नरम हो जाती है और छिद्र हो जाता है। उसी को तो सर हम दंत अस्थि क्षय कहते हैं। याद हो गया? समझ में आ रहा है ना दोस्त? ऐसा नहीं। अब देखिए लिखा क्या है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब हम कोई मीठी चीज़ जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं तथा अपनी दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो इससे स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जिससे दांत की बाहरी परत नरम हो जाती है तथा छिद्र हो जाता है, जिसे हम लोग कौन सी कहते हैं? दंत अस्थि क्षय कहते हैं। जिसे कौन सी कहते हैं? दंत अस्थि क्षय कहते हैं। ये तो हो गया आपका दंत अस्थि क्षय का परिभाषा। लेकिन अगर दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि दांतों की संख्या कितनी होती है, तो हमको बता देना है, सबको बताना है। क्या बताना है दोस्त? तो सबको बताना है कि दांत की संख्या 32 होती है। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो सर कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं, कतरनक को इंसाइजर, भेदक को कैनाइन, अग्रचवर्णक को प्रीमोलर और चवर्णक को मोलर। उम्मीद कर रहे हैं सभी बच्चा को यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई हेजिटेशन नहीं होगा। अगर किसी बच्चा को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेशन में लिखें कि सर हमको यहाँ दिक्कत है, उसको फिर अगले वीडियो में उसका समाधान किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आया है। सभी बच्चे को अगर समझ में आया है तो लाइक बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। नहीं तो ऐसा ना हो कहीं आप वीडियो मिस कर जाएं और पछताना पड़े आपको, है ना? चूँकि क्वेश्चन कहीं से नहीं यहीं से आएगा, है ना? क्वेश्चन कहीं से नहीं यहीं से आएगा। इसलिए याद रखिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, दोस्तों में शेयर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पढ़ते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग सर? तो छोटी आंत होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो दोस्त, है ना, सबसे लंबा भाग आहार नाल का तो छोटी आंत होती है। लेकिन अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले दोस्त तो क्या होती है? यकृत होती है सर। इसका भार कितना होता है? 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है। चलिए आपका 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है, दीर्घ उत्तरीय में आएगा, जो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। पढ़िए ध्यान से और एकदम 2 मिनट के लिए स्क्रीन से नज़र हटना नहीं चाहिए। अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घट सकता है ना? एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। बहुत ही 99% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं और जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें, है ना? कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि वह विधि जिसमें जीव
पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। समझ में आया? वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं क्या कहलाता है दोस्त? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब सर पोषण की कितने विधि होती है? तो पोषण के सर 2 विधि होती है। पहला विधि कौन कौन होती है? स्वपोषण। पहला विधि स्वपोषण। स्वपोषण में क्या होता है सर? तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। अगर हम उदाहरण के बात करें तो सभी हरे पौधे किसका उदाहरण है बच्चों? कमेंट में बताइए। सभी हरे पौधे किसका उदाहरण हो जाएगा? सभी हरे पौधे स्वपोषण का। हरे पौधे किसका उदाहरण हो जाएगा? हरे पौधे किसका उदाहरण? कमेंट में लिखिए तेजी में। स्वपोषण का सर। किसका उदाहरण? स्वपोषण का, क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं इसीलिए। ठीक है। और दूसरा विधि क्या है सर? तो दूसरा विधि हो जाएगा परपोषण। दूसरा विधि होगा परपोषण। परपोषण में क्या है कि जिनमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप से दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परपोषण। उसको क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें, है ना। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, कितना दमदार क्वेश्चन है। एक प्रश्न आपके लिए चुन चुन कर लिखा गया है, इसीलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। यकीन मानिए ये एक सेशन आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, इसीलिए वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखें। देखिए वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। एक तरफ लिखेंगे वायवीय श्वसन और दूसरी तरफ अवायवीय श्वसन। देखिए वायवीय श्वसन क्या होता है सर? तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है सर। लेकिन अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पहला हो गया। दूसरा चीज़ बताएंगे कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय श्वसन का पूरी क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है या पूर्ण होती है। समझ पा रहे होइएगा। देखिए एक बार और सुनिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर दोस्त? 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए फिर एक बार और सुनिए ध्यान से। वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर। चलिए दूसरा पॉइंट सुनिए। जो वायवीय श्वसन है उसका प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय श्वसन का पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही पूरी हो जाती है। ये 2 अंतर समझ में आ गया? किसी भी बच्चा को दिक्कत नहीं? तो फिर आगे क्यों ना बढ़ जाएं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 और अंतर है उसको भी समझ लेते हैं। वो 2 अंतर क्या है? वो 2 अंतर है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है। अगला पॉइंट अंतर जो है, ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है किसमें सर? वायवीय श्वसन में, और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। समझ में आया? देखिए अब जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ से एक पूछता है, वो क्या पूछेगा आपसे? ये पूछता है कि सर वायवीय की अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। पूछेगा क्वेश्चन में कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑप्शन में देगा वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन या दोनों या कोई नहीं। तो सर अवायवीय श्वसन को टिक करेंगे। अब कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ना। सेशन में मज़ा आ रहा है कि नहीं? कमेंट में बताइए। देखिए श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? श्वासोच्छ्वास श्वसन की 2 अवस्थाएं कौन कौन सर? प्रश्वास यानी कि सांस को लेना, जब हम श्वास को इनहेल करते हैं यानी कि अंदर लेते हैं तब उसको प्रश्वास कहते हैं,
और उच्छ्वास यानी कि जब हम बाहर सांस को छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सर, उच्छ्वास बोलते हैं। और इन दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है सर, श्वासोश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वासोश्वास। फिर से सुनिए एक बार, क्या बोले हमने, देखिए प्रश्वास यानी कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं क्या कहलाता है दोस्त, प्रश्वास। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उच्छ्वास। सांस को छोड़ते हैं तो उच्छ्वास और सांस लेते हैं तो प्रश्वास। और दोनों के मिश्रण को यानी कि मिला दिया जाए तब क्या कहलाता है सर, तब कहलाता है श्वासोश्वास। क्या कहलाता है, श्वासोश्वास। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये है, क्या है सर, तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर बता दीजिए। क्या है सर, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, इसको बताना है ना। जाइलम और फ्लोएम में अंतर, तो इसी तरह से एक तरफ जाइलम लिखेंगे और दूसरी तरफ फ्लोएम को लिखेंगे। एक तरफ जाइलम लिखेंगे और दूसरी तरफ फ्लोएम को लिखेंगे, है ना। लिखेंगे जाइलम की कोशिका मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। समझ में आया। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा सर, तो जाइलम जो होता है जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। समझ में आया। तीसरा अंतर सर, तो जो जाइलम होता है ये एक दिशीय होता है यानी कि केवल ऊपर की दिशा में, केवल ऊपर की दिशा में, जबकि जो फ्लोएम होता है द्विदिशीय होता है यानी ऊपर और नीचा दोनों तरफ खाद्य का आदान प्रदान करता है। समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जाइलम और फ्लोएम में अंतर हमने क्या बताया, एक बार और बच्चा कह रहा है बता दीजिए। तो देखिए सुनिए ध्यान से फिर, जाइलम जो होता है कोशिका मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। ध्यान देना बच्चा, दोबारा फिर नहीं बताएंगे। जाइलम की कोशिका मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम की कोशिका जो होता है ये जल और घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जो जाइलम होती है एक दिशीय होती है यानी केवल नीचे से ऊपर की तरफ पानी को ले जाता है, ठीक है, जबकि फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों को ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी ले जाता है, ऊपर भी ले जाता है और नीचे ले जाता है। इसीलिए फ्लोएम को द्विदिशीय कहते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चा को, कमेंट में लिखो भाई। नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, क्या है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वापस के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होता है भाई, समझ लो, एक बार में समझ लो, ध्यान देना जो भाई स्क्रीन पर नहीं देख रहे हो ध्यान देना। वाष्पोत्सर्जन और दूसरा एक पॉइंट आता है वाष्पीकरण। क्या आता है, वाष्पीकरण। क्या आता है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, तो ध्यान देना वाष्पीकरण किसको कहते हैं, तो वाष्पीकरण में पौधे को गर्म करके और भाप के रूप में बाहर निकलना वाष्पीकरण कहलाता है। और यही थोड़ा सा बेसिक अंतर होता है। और वाष्पोत्सर्जन क्या है सर, तो वाष्पोत्सर्जन जब पत्ती के रंध्रों द्वारा पानी बाहर निकलता है वाष्प के रूप में तब उसी को तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब दिक्कत है बच्चा, नहीं है कोई, किसी बच्चा को दिक्कत कोई नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देर किस लिए कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना है, तो अब किसी बच्चा को दिक्कत होगा भाई, बता दो तेजी में। नहीं सर, देखिए कितना होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। चलिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त जो होता है लाल रंग का होता है और गाढ़ा क्षारीय होता है। कैसा होता है, गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। किसी को दिक्कत नहीं सर। जो रक्त का लाल रंग होने का कारण है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है और पौधे के पत्तियों में पाया जाता है कौन सी सर, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है धमनी और सीरा में क्या अंतर है। धमनी और सीरा में क्या अंतर है, तो जो धमनी होती है वो शुद्ध और ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से पूरे शरीर में विभिन्न भागों में ले जाती है, जबकि सीरा जो होता है अशुद्ध रक्त का पूरे शरीर से हृदय तक लाता है। ठीक है, सीरा अशुद्ध रक्त को ढोता है जबकि धमनी शुद्ध रक्त को ढोता है। अपवाद के रूप में फुफ्फुस धमनी जो है शुद्ध रक्त को ना ढोकर अशुद्ध रक्त को ढोती है, जबकि फुफ्फुस सिराएं
अशुद्ध रक्त को न ढोकर शुद्ध रक्त को ढोती है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, रक्त का माप जो होता है, रक्तचाप की माप किससे किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑब्जेक्टिव का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। रक्तचाप किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर से। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक प्रेशर और डायलोस्टिक प्रेशर का जो अनुपात होता है 120/80 होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्तचाप। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि रक्तचाप किसको कहते हैं सर, तो बता दीजिएगा सिस्टोलिक प्रेशर और डायलोस्टिक प्रेशर के अनुपात को ही हम लोग रक्तचाप कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव में दे दे रक्तचाप कितना होता है? 120/80, 80/120, या इनमें से दोनों या कोई नहीं, तो ध्यान देना है 120/80, 120/80। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? कमेंट में बताओ भाई, उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो सर, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन होता है वही कहलाता है उत्सर्जन। किसी बच्चा को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल थोड़ा सा 2 मिनट और ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट। देखिए वृक्क जो होता है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। अगला जो है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में करीब कितना? 10,000 याद किए हो? नहीं, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितना नेफ्रॉन? 10 लाख। इकाइन, दहाइन, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? 10 लाख 10 लाख 10 लाख याद कर लो। वृक्क, प्रत्येक वृक्क में कितना नेफ्रॉन? 10 लाख। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, भूलना नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए जो अगला है आपका पॉइंट, उसको ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि किसी कारणवश यदि वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो वृक्क का कार्य एक मशीन की मदद से कराया जाता है, और उसी मशीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डायलिसिस मशीन के नाम से जानते हैं। बहुत याद किए होइएगा डायलिसिस मशीन। सुने हैं ना जी? सुने हैं कि नहीं सुने हैं डायलिसिस मशीन का नाम? तो यही डायलिसिस मशीन है जो वृक्क का कार्य करता है। वृक्क का कार्य कौन करता है? तो डायलिसिस मशीन करता है। और यही प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाती है। और हीमोडायलिसिस जो है, पूछेगा आपसे निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम वृक्क का कार्य करता है? तो याद रखना है डायलिसिस चाहे हीमोडायलिसिस, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में पाए जाने वाले मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन होते हैं? पौधों में पाए जाने वाले मुख्य उत्सर्जी पदार्थ टैनिन, रेजिन और गुंद होता है। टैनिन, रेजिन और गुंद होता है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए तने की वृद्धि में कौन हार्मोन सहायक है? तो याद रहेगा तब ना बताइएगा जी। तो याद कीजिए यहाँ से, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसीलिए ध्यान से, लास्ट चांस है आपको देखने का, है ना, याद करने का। इसीलिए स्क्रीन पे ही अभी के अभी याद हो जाना चाहिए सब बच्चे को, है ना। याद रखिए, तने की वृद्धि में सहायक कौन हार्मोन? सर ऑक्सीजन। जब हम बृहत आकार के फल फूलों का उत्पादन करते हैं या किया जाता है, वो किस हार्मोन की सहायता से? जिब्रेलिन की सहायता से। किसके सहायता से? जिब्रेलिन की सहायता से। सर साइटोकाइनिन की सहायता से क्या होता है? साइटोकाइनिन की सहायता से क्या होता है? तो साइटोकाइनिन की सहायता से कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ये जीर्णता को रोकता है एवं पर्णहरित को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। कौन सर? तो साइटोकाइनिन। कौन? साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड यह पत्तियों को मुरझाने में सहायता करता है। यानी कि जो देखते होइएगा पेड़ पौधों में जब पत्ती गिरने लगता है तो समझ जाइएगा उसमें क्या ज़्यादा हो गया है? एब्सिसिक एसिड ज़्यादा हो गया है। क्या ज़्यादा हो गया है? एब्सिसिक एसिड। और इसी एब्सिसिक एसिड को ही हम लोग वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। चलिए एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से होने वाला है कि फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं?
तो सभी बच्चे को याद होना चाहिए। किसको भाई, कमेंट में लिखो। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन सर, फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। किसी को दिक्कत भाई नहीं। चलिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 अंक स्तरीय पूछा जाएगा कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करें, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिए इसको कैसे चित्र की सहायता से चित्र बनाना सीख लीजिएगा। देखिए चित्र कैसे बनाना है वो देखिए, कुछ इस तरह से चित्र बनाना है ना। देखिए दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरह से चित्र बनाइएगा और सभी भागों का नाम बारी बारी से देख लीजिए कहाँ कौन सी है, उसको लिख देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर के लिए वो ये है, वो दूसरा क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा ये है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये धमनी कौन, अपवाही धमनी है, ये अभिवाही धमनी है, ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन्स इनपुट, ये कुंडलित नलिका जो है इसको भी याद रखना है। ये भी फिगर में बनाने के लिए पूछा जाता है आपसे। और एक और फिगर जो है पुष्पिकाट पौधे का, इसको भी ध्यान से देखिएगा। पुष्पिकाट पौधा का सचित्र वर्णन करें और इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। इसीलिए सभी बच्चे को एक बार कॉपी पे खुद से बनाने का अभ्यास कर लेना है, तभी एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वो कितना होता है। तो सभी बच्चे को क्लियर हो गया होगा। औसत भार 1.5 kg होता है। कितना, 1.5 मतलब 1.5 kg होता है, ठीक है। इनके 3 प्रमुख भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का 2 भाग, अग्र मस्तिष्क का 2 भाग, प्रमस्तिष्क या सेरिबेलम, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। इसी को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र निम्नलिखित में से किसको कहते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा प्रमस्तिष्क, डायेंसेफ्लॉन, मध्य मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क। तो याद रखना है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम को ही बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आयोडीन की कमी से सर घेघा रोग या गलगंठ होता है। क्या होता है, घेघा रोग या फिर गलगंठ होता है। और इंसुलिन की कमी से सर, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। क्या होता है, मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। चलिए हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट पड़ाव में हैं। अभी तक जो बच्चा लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। अगर सेशन में मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करें। चलिए बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जनन, जनन बताइए किसे कहते हैं। जनन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं। तो जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसी को क्या कहते हैं सर, जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में व्यष्टि का सिर्फ एक भाग लेता है, व्यष्टि भाग लेता है, एक व्यष्टि भाग लेता है। जबकि लैंगिक जनन में 2 भिन्न लिंग यानी कि नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। समझ पाए होइएगा, उम्मीद करते हैं। देखिए अलैंगिक जनन में सिर्फ एक व्यष्टि ही भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 भिन्न लिंग वाले व्यष्टि भाग लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 5 अंक का, वो ये पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है। कितना नंबर सर पूछा जाएगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा। और क्या पूछेगा सो सुनिए, अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है। अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है। तो अलैंगिक जनन की विशेषता, पहला चीज़ जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है। दूसरा क्या है, इनमें जुग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेता। तीसरा समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। और अगला विशेषता क्या है सर, तो अगला विशेषता संतान ठीक जनक के समान होते हैं और ज़्यादा संख्या में और जल्दी से संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। मतलब पूछेगा ज़्यादा संख्या में अगर संतान पैदा करना हो तो कौन सा जनन की प्रक्रिया या विधि अपनाएंगे, तो अलैंगिक जनन, ठीक है। इसमें निषेचन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें निषेचन की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चा को समझ में आया होगा। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो में किसी बच्चा को एक बार में नहीं याद हो पा रहा है तो 2 से 3 बार ज़रूर देखिए, आपके खोपड़ी में सेट हो जाएगा। और अगर एक बार खोपड़ी में सेट हो गया, दिमाग में सेट हो गया, तो यकीन मानिए पेपर को फोड़ के आइएगा आप, यानी कि पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100% ये उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। और आप इस वीडियो को एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार मिनिमम ज़रूर देख कर ही जाएं, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो लिखेंगे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि उससे विलगित या परिवर्तित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। क्या कहलाता है सर? कायिक परिवर्धन। 2 नंबर के लिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कायिक परिवर्धन। उदाहरण क्या हो जाएगा सर? आलू। किसका उदाहरण है? कायिक परिवर्धन का उदाहरण है। देखिए अगला जो है नर जीव में है, जीव इसमें शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और मादा जीव अंडाणु उत्पन्न करते हैं, ये तो सबको पता है ना। द्विलिंगी या उभयलिंगी क्या है? जिनमें नर और मादा लिंग एक ही व्यष्टि में मौजूद हो, यानी कि नर लिंग भी और मादा लिंग जब एक ही व्यष्टि में उपस्थित हो तो उसको हम लोग द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? तो पुमंग या इसी को पुंकेसर। और पुष्प का जो मादा भाग होता है उसको जायंग कहते हैं या गाइनोसियम या फिर इसी को पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग अपने लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। निषेचन। निषेचन किसको कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहा जाता है। याद हो गया? नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को, यानी कि जब मिलने को निषेचन कहा जाता है। ठीक है, और जनसंख्या नियंत्रण की विधि को लिखे पूछेगा तो बहुत सारे विधि हैं, यानी कि खुद वाला विधि भी अपना से भी कर सकते हैं। और यांत्रिक विधि कौन है? तो पुरुष के लिए याद रखना है कंडोम है, और स्त्री के लिए डायाफ्राम, कॉपर टी तथा लूप है। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है अपना, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिकता किसे कहते हैं? तो देखिए जनकों से उनके संतानों में, जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। याद हो गया? आनुवंशिकता का जो पिता होते हैं वो कौन होते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम 1886 में खोज किया। और किस पौधा को उपयोग में लिया? मटर के पौधा को। किस पौधा को? मटर के पौधा को। ठीक है, याद रखिएगा लक्षण प्रारूपी अनुपात और जीन प्रारूपी अनुपात। लक्षण प्रारूपी अनुपात 3:1 होता है और जीन प्रारूपी अनुपात 1:2:1 होता है। मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ा क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, और 23वां जोड़ा भिन्न होता है जिसको हम लोग लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति में क्रोमोसोम X और Y है, 23वां जोड़ा क्रोमोसोम X और Y है तो वो लड़का होगा, और यदि X और X है तो वो क्या होगी? लड़की होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो अगला है आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि समजात अंग का क्या उदाहरण है और असमजात अंग का क्या उदाहरण है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए समजात अंग का क्या उदाहरण है और असमजात अंग का क्या उदाहरण है। तो समजात अंग का उदाहरण जो हो जाएगा मेढक, पक्षी, बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद जो हैं, जो समजात अंग के उदाहरण हैं। और असमजात अंग के उदाहरण क्या हो जाएगा? तितली, पक्षी के पंख, उड़ने का जो कार्य करता है, ये एक उड़ने का ही कार्य करता है। तितली और पक्षी का पंख उड़ने का कार्य करता है, परंतु इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति अलग प्रकार की होती है। इसीलिए असमजात अंग हो जाएगा आपका तितली और पक्षी के पंख। बस 5 मिनट और 5 मिनट पर्याप्त है आपके लिए। 1 से 1.5 स्लाइड और बचा हुआ है। देखिए जीवाश्म
की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन काल निर्धारण का उपयोग किया जाता है। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन काल निर्धारण का उपयोग किया जाता है। डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। पर्यावरण किसे कहते हैं? लास्ट चैप्टर पर्यावरण, जो भी हमारे चारों तरफ जैविक यानी कि जो जीवित और निर्जीव वस्तुएं यानी कि अजैव होती है उसी को हम लोग पर्यावरण या फिर वातावरण कहते हैं। देखिए, जो जैव अवयव है उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है उत्पादक, जैसे सभी हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, ये सबको पता है ना, इसीलिए थोड़ा तेज़ पढ़ा दे रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेने का है ना, चूँकि समय कम है। उत्पादक, सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं दोस्त? उत्पादक। उपभोक्ता, जो पौधा और उनके विभिन्न उत्पादों को खाते हैं उसको उपभोक्ता कहते हैं। और अपघटनकर्ता क्या है? तो ये मृत उत्पादक और उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटनकर्ता बोलते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे उत्पादक जो होते हैं उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। उत्पादक जो होते हैं सभी हरे पौधे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता जो भी गाय भैंस हो जाएगी जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाती है वो उत्पादक को खाती है वो प्राथमिक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी शेर बाघ ये सब क्या हो जाएगा? द्वितीयक, और तृतीयक शेर बाघ चीता गिद्ध ये तृतीयक के उदाहरण हो जाएंगे। सबसे लास्ट में जो है ओजोन परत, ओजोन परत जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन पूछता है कि सर ओजोन परत जो है किस मंडल में है? तो समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है। ठीक है। और ये 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। ये पराबैंगनी किरणों को हम तक पहुंचने से रोकता है, और क्षय होने का जो मुख्य कारण है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये जो भी बच्चा को अगर दिक्कत हो रहा है इस पर्यावरण चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो पर्यावरण चैप्टर का एक अलग से वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को देखिएगा। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर पर्यावरण को अलग से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचे और इसका लाभ ले सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।